वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। शहबाज हुकूमत ने 17,000 अरब रुपए से जायद का बजट ऐवान में आज पेश कर दिया। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजल रहमान और महमूद खान अचकजई बजट इजलास से गैर हाजिर। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन मुसलसल शोर शराबा करती रही। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हुआ। बेवा की पेंशन 10 साल तक महदूद। कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स कम कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में कमी करके रिलीफ दे दिया गया। सोलर की इंपोर्ट पर 18% टैक्स आयद। बजट में शहबाज हुकूमत ने आम आदमी को क्या रिलीफ दिया, आज ऐवान में पेश किए गए बजट पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा शहबाज हुकूमत ने अरबों रुपए की जिमनी ग्रांट्स के दस्तावेजात बजट में पेश कर दी। किन किन इदारों ने जिमनी ग्रांट की मद में कितने करोड़ों और अरबों रुपए हासिल किए, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी या नहीं, 190 मिलियन पाउंड जमानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई के मुतालिक कोई बड़ी खबर आ सकती है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं आज बजट के हवाले से। बजट 2025-26 आज फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने जो है वो पेश किया और अगले साल का जो टारगेट रखा गया है, ग्रोथ टारगेट 4.2% का, जबकि प्राइमरी सरप्लस टारगेट जो है वो 2.4% ऑफ जीडीपी रखा गया है। 7.5% इन्फ्लेशन, 17,600 अरब से ज्यादा का जो है ये वफाकी बजट आज पेश किया गया है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी शहजाद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी शहजाद, बताइएगा कि आप कैसा देख रहे हैं इस बजट को, क्या डायरेक्शन नजर आ रही है, क्या की टेक अवेज है इस बजट को लेकर? देखिए रबिया, मोरलेस ये लास्ट जो बजट पेश किया था, जो इस हुकूमत का पहला बजट था, और वैसे शहबाज शरीफ का तीसरा था, ये चौथा बजट है उनका, क्योंकि पीडीएम हुकूमत की भी वो सरबराह थे। तो ये एक्सटेंशन है उसी बजट की, जिसमें अभी भी इस्तेकाम पर ज्यादा फोकस है। ऑल्दो ग्रोथ रेट इन्होंने कहा है, प्रोजेक्शन 4.2% की है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लगता है, क्योंकि इस साल भी जो बताया गया है कि पिछले साल यानी कि रवा माली साल में 2.7% की ग्रोथ रहेगी, वो नंबर्स बहुत ज्यादा ओवरस्टेटेड लगते हैं, क्योंकि पहले 3 क्वार्टर्स में 1.77% की ग्रोथ है। यानी कि अगर आखिरी क्वार्टर में 5.5% की ग्रोथ होगी तो हम 2.7% हासिल करेंगे। तो ये नंबर्स सेंस नहीं क्रिएट करते कि क्या ऐसा हुआ है लास्ट क्वार्टर में कि हमारी ग्रोथ जो है वो 1.7% से बढ़ के 5.5% हो जाएगी। तो ये जो 4.2% का नंबर रखा गया ऑप्टिमिस्टिक है बहुत ज्यादा। और आपको पता है जब ग्रोथ नहीं होगी तो लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, नया रोजगार क्रिएट नहीं होगा। हाँ, सैलरी क्लास को एक रिलीफ जरूर दिया गया है, लेकिन वो जो छोटा स्लैब है जिसमें कम आमदन वाले लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। जो मीडियम टू हायर सैलरी ब्रैकेट है उस पर जो इसका असर होगा वो इनसिग्निफिकेंट है, वो इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन साथ साथ फिर आप देखें जो दूसरे इकदाम लिए गए, जैसे कि 300 अरब रुपए लेवी, हमने पेट्रोलियम लेवी ज्यादा इकट्ठा करनी है आने वाले माली साल में, जिसका मतलब यह है कि जो इस वक्त पर लीटर 78 रुपीज चार्ज होता है उसको बढ़ा के 100 रुपए करना पड़ेगा। ये IMF से हमने कमिट किया हुआ है। तो एक तरफ अगर आप थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहे हैं आम आदमी के टैक्स में, लेकिन आप फिर लेवी बढ़ा के उनसे दोबारा टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि कोई पेट्रोल में पेट्रोल डलवाएगा, कोई बाइक में पेट्रोल डलवाएगा, कोई गाड़ी में डलवाएगा, कोई किराए की मद में ज्यादा देगा, तो वो पैसे आप उनसे वापस ले लेंगे। फिर जो एक पिछले बजट में एक तफसील से बात की गई थी कि हमें कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जैसे कि 1000 अरब रुपए से ज्यादा का पेंशन है, लेकिन उसमें कुछ इकदाम तो लिए, आपने भी 1-2 बताए, लेकिन ये फंड अभी भी सरकार की जेब से ही होंगे। 1000 अरब रुपए, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि फंड बना के कॉन्ट्रीब्यूशन हो और उसकी इनकम से हम इसको पे ऑफ करें। दूसरा, राइट साइजिंग के हवाले से कुछ इकदाम दिए गए हैं कि हमने हाईलाइट कर लिए हैं कि 10 कौन सी वजारतें हैं जिनको बंद करना है या जिनको जम करना है, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। लिहाजा अगर इस बजट में आप देखें जो सिविल हुकूमत चलाने का अखराजात हैं उसमें 16% का इजाफा हुआ है। वो पहले 840 अरब रुपए था, उसको बढ़ा के 970 अरब रुपए कर दिया। यानी कि राइट साइजिंग की बात हो रही है, लेकिन जो हुकूमत चलाने के अखराजात है उसमें 130 अरब रुपए का इजाफा देखा जाएगा। फिर हमारे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जिसके अखराजात, जिसके नुकसानात 1000 अरब के हैं, एक भी इदारा इस साल हमने प्राइवेटाइज नहीं किया, यानी कि वो 1000 अरब रुपए मजीद टैक्स पेयर की जेब से निकलेगा। तो वहां पर भी कोई तब्दीली नहीं देखी गई है। नेशनल फिस्कल पैक्ट की एक बात हुई थी कि कुछ जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम है उसकी जिम्मेदारी सूबों पे डाली जाएगी, वो भी कोई हमने उसमें खातिर खा अचीवमेंट नहीं देखी है। एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से सूबे कवानीन बना चुके हैं, लेकिन इस साल एग्रीकल्चर से हम कितना इनकम टैक्स इकट्ठा करेंगे इस हवाले से बजट जो है वो साइलेंट है।
ताजे दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम हुई। और अब मैं सुन रहा था फाइनेंस मिनिस्टर को, वो कह रहे थे कि देखें नहीं रजिस्ट्रेशन हुई है लेकिन इनकम टैक्स उन रिटेलर्स होलसेलर्स से हमने नहीं इकट्ठा किया जो ताजे दोस्त स्कीम के इतना ज्यादा पिछले साल शोर मचा था। तो मेरे ख्याल से जो बजट मैं तो देख रहा हूँ पिछले 18-20 साल से मोर लेस वही है, कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आ जाएगा जो बजट पेश किया गया उसके बाद। अच्छा, ये टैक्स का क्योंकि आप जिक्र करें, हमेशा ही एक मैं कहूँगी एक बोन ऑफ कंटेंशन है हमारे लिए, और जब हम रीजन से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उस कितना पीछे हैं। 10-10.5% ऑफ जीडीपी जो है वो यूजुअली नज़र आ रहा होता है। इसके हवाले से कोई बात की गई है? पहले हमने देखा था बहुत जो है वो जज्बाती और जोश में नज़र आ रहे थे कि हम इम्प्लीमेंटेशन करा के रहेंगे, री इन्फोर्समेंट के ज़रिए जो है वो कराएंगे, लेकिन फिर जो जिन पे ऑलरेडी टैक्स था उन्हीं पे जो है ज़्यादा टैक्स लगा के जो है हम अपने टैक्स के टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस दफ़ा क्या कोई चेंजेस नज़र आएंगी? पिछले साल की क्या कोई टैक्स परफॉर्मेंस पे कोई वजाहत दी, कोई बात हुई, उसके नंबर्स कैसे थे, और अगले साल जो है वो क्या टैक्स टारगेट्स होंगे, और उनको क्या टैक्स बेस को बढ़ाकर अचीव करने के कोई इकदाम बताए गए हैं, या ऑलरेडी जो टैक्स हैं उन्हीं पे टैक्स लगाया जाएगा? देखिए, नए फाइलर्स तो बेशक आए होंगे, लेकिन अगर हम ये कहें कि मुख्तलिफ शोबे जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए, यानी कि एक आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, सिगरेट बनाने वाली कंपनीज हैं, उसमें कुछ इनफॉर्मल सेक्टर में है, कुछ फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर वाले टैक्स देते रहेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर वाले नहीं देंगे। रियल स्टेट पर कुछ जो एफईडी और विदहोल्डिंग टैक्स लगाए गए थे उनको कम किया गया। रिटेल होलसेल सेक्टर जिसका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में 18 से 20% का है, वहां पे टैक्स इकट्ठा ना होने के बराबर होता है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर की मैंने बात की, वहां पे 1% से कम इनकम टैक्स कलेक्शन है, जबकि जो सैलरी तबका है उसने इस साल 550 अरब रुपए टैक्स देना है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 180 अरब रुपए ज्यादा है। तो जो आपका सवाल है, हमने तो रवा माली साल में देखा है, अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन उन्हीं पे जो है बहुत ज्यादा डाला गया है। तो अगर हमने अगले साल जो 14,131 अरब रुपए का टारगेट अचीव करना है, उसमें कुछ तो आपको महंगाई की वजह से और जीडीपी ग्रोथ की वजह से हासिल हो जाएगा, लेकिन फिर आपने कुछ लोगों पे दोबारा मजीद टैक्सेस बढ़ाए हैं जहां से आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। अभी आपने मिसाल दी कि हम कहते हैं हमारा 10.5% जीडीपी का टैक्स है, इंडिया की मिसाल दी जाती है 18% है। उसकी वजह यह है रबिया कि इंडिया के जो स्टेट है, हमारे यहाँ सूबे हैं, उनके यहाँ स्टेट है, वो स्टेट कंट्रीब्यूट करते हैं तकरीबन 7% टैक्स में, 7% ऑफ जीडीपी। बाकी 10 से 11% वफाक की सतह पे इकट्ठा होता है। हमारे यहाँ वफाक की सतह पे 10% इकट्ठा होता है और लेस देन 1% हमारे सूबे कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए जो सर्विसेज टैक्सेस हैं, जो आपके प्रॉपर्टी टैक्स हैं, जो आपका एग्रीकल्चर टैक्स है, ये डोमेन है प्रोविंसेस का। तो जब तक यहाँ से कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि हम इंडिया की तरह 17-18% टैक्स टू जीडीपी पे कब पहुंचने। ठीक जी, अभी एग्रीकल्चर टैक्स की आप बात कर रहे थे, आईएमएफ भी बात कह रही है, बड़ा दबाव भी है, सूबों ने उन्होंने बिल वगैरह वहाँ पे पास भी किए हैं। एक साइड पे ये हमें जो ग्रोथ इसके सामने है 0.56%, इट्स ए शॉकिंग। और 3 साल से ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही, चलें 1-2 साल बंदा कह देता है, अब 3 साल के बाद भी एग्रीकल्चर की ये ग्रोथ है आपकी 0.56%। इसका मतलब है आपकी पूरी इकॉनमी नीचे की है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर ग्रो करती है तो बाकी सेक्टर जो है उनको सपोर्ट मिलती है। तो दूसरी तरफ दबाव है कि जनाब उनसे टैक्स लें, तो जिसमें वो कहते हैं क्या एक है ना मुहावरे में, गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी क्या वाला हिसाब, कि जो ऑलरेडी जो सेक्टर जो है 0.56% पे ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट नेगेटिव में है, वो क्या कमा के हुकूमत को दे, उसको तो सपोर्ट की ज़रूरत है रादर, ताकि उसको खड़ा किया जाए। और यहाँ पे उल्टा जाएंगे उनसे टैक्स लेने के लिए कि पैसे दें किसान से। तो आपको लगता है कि इस तरीके से ग्रोथ ये मुमकिन है, या किसान के पास ये पैसा है? पहले निगरान हुकूमतों ने इनकी ये गंदम का रेट ख़राब किए, उन्होंने इम्पोर्ट कर ली पिछले साल। आपकी साल हम देख रहे हैं कि 4,000 से रेट जो है वो 2,000 पे चला गया है। असो जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ ये ट्रांसफ़र होने थे आपके शहरों से रूरल इसमें आपकी इकॉनमी में, वो पैसा तो गया नहीं है उसके पास, और इस वक्त गुर्बत उसमें देहातों में ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कहाँ से टैक्स लेंगे? ये जो IMF ने एक डंडा हमारे ऊपर रखा हुआ है कि टैक्स लें, हमारे अर्बन भी यही हमारे यार दोस्त कहते हैं, मीडिया भी कहता है, ये पॉलिसी मेकर्स कहते हैं। तो जिनकी 0.56% ग्रोथ है वो कहाँ से टैक्स देंगे? अच्छा, इसमें डॉक्टर क्लासी साहब एक बात तो है कि इक्विटेबल टैक्स होना चाहिए, चाहे आपकी आमदनी सैलरी से आ रही हो, आप रिटेलर हो, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, टैक्स आपने बराबर देना है, ये तो एक असूल होना चाहिए। लेकिन इस साल आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमने जो हमारे 5 बड़े क्रॉप हैं, जिसमें कॉटन है, व्हीट है, शुगर है, मेज है और राइस, 13.5 से 14% की कमी इसमें आई है। तो थोड़ा बहुत आपको ये जो आप बता रहे हैं कि 0.5% ग्रोथ है,
ये ज्यादातर लाइफ स्टॉक में हमने बता दिया 4% की ग्रोथ थी। अब लाइफ स्टॉक आपको पता है एक इनफॉर्मल सेक्टर है, उसका कोई डेटा टोटल कलेक्टिव आपकी बात कह रहा हूँ, ये टोटल कलेक्टिव एग्रीकल्चर के ओवरऑल सारे सेक्टर उसके जो अंदर है ना, क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ, ये फल फ्रूट सब कुछ जानवर वगैरह मिला के ये 0.5% है कलेक्टिव में बता रहा हूँ सर, ये टोटल है। बिल्कुल जी मैं समझ गया आपकी बात, मैं वही कह रहा हूँ लाइफ स्टॉक का तो हमारे पास फॉर्मल डेटा नहीं है। असल जो 5 हमारी क्रॉप्स हैं जिसमें कॉटन है, व्हीट है, शुगर है, मेज है, राइस है, उसमें तो हमने बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा है। हुकूमत ये कह रही है कि एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से, चले मान लेते हैं मौसमियाती तब्दीलियां हो रही है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जो हमारा कल्टीवेशन एरिया है क्या वो कम नहीं हो रहा, क्या लोगों का रुझान उस तरफ से कम नहीं हो रहा, क्या हमने अपनी जो इनपुट प्राइसेस हैं उनको सही रखा हुआ है। आपको पता है ट्यूबवेल से लेके जो बिजली के अखराजात हैं, जो इनपुट कॉस्ट है, वो भी जब बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली कोई भी किसान जो है वो बड़ा डिस्करेज होगा इस पर करने से। दूसरा, हमने कोई डाइवर्सिफाई नहीं किया, हमने कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं की। इंडिया में आप देखें, हमारे हम ये बात कर रहे हैं कि वीट की, अभी आप प्राइस की बात करें, लेकिन वीट की जो ओवरऑल फसल है उसमें भी तकरीबन 9% की कमी हुई है। इंडिया में जो उन्होंने टारगेट सेट किया था उससे ज्यादा है, वेदर ऑलमोस्ट वहां का और हमारा सेम है। तो कोई ना कोई तो हम चीज गलत कर रहे हैं ना, जिस वजह से हमारे नेबरिंग कंट्रीज जहां पे बेनिफिट कर रहे हैं उससे नुकसान कर रहे हैं। ये वेदर वाली जो बात औरंगजेब साहब ने की कवर अप है, उन्हें ये बात करनी नहीं चाहिए थी। समझदार आदमी, पढ़े लिखे बंदे हैं। ये एक मतलब वो कहते हैं इट अमाउंट्स टू आवर, अगर इंसल्टिंग टू आवर इंटेलिजेंस। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरी अपनी गेहूँ है, सारी चीज़ें। कौन सा वेदर खराब हुआ है इस दफ़ा, क्या हुआ है वो समझा देना, बताया ना क्या वेदर में ऐसी कुछ चेंजेस हुए हैं, कोई क्रॉप्स वहाँ पे तबाह नहीं हुई, कोई बहुत बड़े तूफान नहीं है, कोई बहुत बड़े फ्लड्स नहीं है। चलो फ्लड आ जाता फिर हम मानते कि बड़ी तादाद में जनाब आपकी फसलें जो है ना, जैसे आपको याद होगा 2010 या 12 वाला आया था, एक 92 का फ्लड आया था, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे तबाही बर्बादी फसलों को हुई थी। एक दफ़ा फिर भी हुआ था कुछ साल पहले। ना फ्लड आए हैं, ना बहुत बड़ी बारिशें आई हैं, ना कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ पे तूफान आए हैं, ना कैलमिटीज़ हैं। तो हमें समझाएं तो सही। ये औरंगजेब साहब शहरी बाबू जो हैं, इतना बड़ा बयान दे दिया है कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, मतलब एक रोमांटिक टर्म उन्होंने ढूंढी हुई है क्लाइमेटिक चेंजेस। भाई इसका क्लाइमेटिक चेंजेस से ताल्लुक नहीं है, पिछले साल से ताल्लुक है कि जब आपने ये किसानों को उनकी प्रॉपर आपने वीट सपोर्ट प्राइस नहीं दी, आपने उनको पैसे नहीं दिए, उनके पास इनपुट नहीं थे, उनके पास एक डीजल खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं था, आपने मतलब इंपोर्ट करवा ली थी गंदम। अब आप कह रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस थी, तबाही तो इन्होंने मतलब वो निगरान हुकूमत करके गई थी और इन्होंने आके क्लाइमेटिक चेंजेस के खाते में डाल दिया। सर जी रऊफ क्लास साहब, ज़राअत पे तो जाहिर सी बात है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है वो तो मुझसे भी ज्यादा है सर, और आप ये दुरुस्त फरमा रहे हो। और जो वीट का इनफैक्ट अभी जो आपने देखा था कि मरीम नवाज साहबा कहती रही कि आप गंदम उगाएं और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा। अब जहाँ पे 3,900 4,000 रुपए की हमने सपोर्ट प्राइस रखी थी उसको हमने खत्म कर दिया और 2,200 रुपए में अगर हम ये सेल कर रहे हैं, जिसमें किसान कहता है कि हमारा नुकसान है, हुकूमत कहती है नहीं अभी भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आप सोचें इसका जो इम्पैक्ट है वो तो फिर आने वाली फसल पे आपको नजर आएगा ना, कि आज अगर जिसने गंदम लगाई उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो जब वो अगले सीजन में क्या गंदम काश्त करेगा, ये मेरे ख्याल से उसका जो इम्पैक्ट है वो तो आने वाले साल में हम ज्यादा देखेंगे कि नुकसानदेह होगा। ये जो कल आया मेरा ख्याल है, मैं उसको देख रहा था, पढ़ रहा था, तो जो हुकूमत के अपने एस्टीमेट हैं वो कहते हैं पिछले एक साल में 2200 अरब रुपए का किसानों को नुकसान हुआ इन्हीं में, ये फसलों में, और इन्हीं उनको सपोर्ट प्राइस जो मिलनी थी, पैसा मिलना था जो आपके अर्बन एरिया से जो शिफ्ट होना था आपके रूरल एरियाज़ में। अगर आप रूरल एरियाज़ में पैसा नहीं भेजेंगे, जो आपने 2200 बिलियन रुपीज़ जो है ये शहरों को बचत हुई है ना, आपने देहातों का पैसा काटा है, तो अब होगा यह अगेन वहाँ से गुर्बत बढ़ेगी, लोग वहाँ से मजदूरी करने शहरों को आएंगे, अपनी ज़मीनें बेचेंगे, हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो ऑलरेडी रकबा कम हो रहा है, आपकी फसलें कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, हम 3-4 बिलियन डॉलर की बाहर से कर्जे लेके हम गंदम, चीनी, ये उसके बाद आपका ऑलिव ऑयल वगैरह, फिर कॉटन, ये सारी ईटबल दालें वगैरह बाहर से मंगवा रहे हैं। तो हम बाहर के किसान को हम डॉलर दे रहे हैं, अपने किसान को रुपीज़ भी देने को तैयार नहीं है सर जी। और मेरे ख्याल से अब ये हुकूमत ने तो फैसला कर लिया कि इसको डीरेगुलेट करना है। आपने देखा सपोर्ट प्राइस जो है वो गंदम पे भी नहीं दी गई और इसी वजह से किसान ये शोर मचाता रहा। जब पिछले साल इतनी दी गई हमें 4,000 रुपए तक की, तो इस दफा क्यों उसको हमें कोई ना सपोर्ट प्राइस मिली, बल्कि जो हुकूमत है वो खरीदने भी नहीं आ रही है 2200-2300 रुपए पे, तो वो तो क्लेम करें इसका नुकसान है। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो आप बात करते हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने क्या बेहतरी की है। मिसाल के तौर पर मैं तो क्लासेस साहब पिछले 15 साल से सुन रहा हूँ कि कॉटन के लिए हमें बीटी कॉटन जो इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखें इंडिया में यील्ड कितनी बड़ी है, तो हमने तो सिर्फ बातें की, हमने तो कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं की, ना बीज को इंप्रूव किया, और लिहाजा
हम देख रहे हैं कि कॉटन जिसमें हम एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी रखते थे, आज हम उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि 30% $2 अरब की सर, मैं शहजाद आपको फिगर दूं, $2 अरब की इस साल हमने कॉटन इंपोर्ट की है, बहर के किसान को दी, अपने किसान के लिए हम पैसे नहीं देते। थोड़ा सा मूव करते हैं सर, आगे चलते हैं। ये जो सैलरीज बढ़ी हैं आज 10%, जो आज एक उनके मतलब क्या चोंच गीली की गई बेचारे सरकारी मुलाजमीन की, अपनी तनख्वाहें तो इन्होंने बढ़ाई हैं 600%। अपने लिए बजट में भी इन्होंने, ये कौमी असम्बली के बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, सेनेट का भी किया गया है, और बताया जा रहा है कि इन्होंने अभी अपने मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ानी है। अपनी बारी लगती है तो 600% बढ़ा लेते हैं सर, और ख़ुद बढ़ा लेते हैं, IMF भी कुछ नहीं कहता। और जब कोई सरकारी मुलाजमीन के आते तो IMF भी डंडा लेके आ जाते हैं, नहीं जनाब ओवर आवर डेड बॉडी। तो ये हाउ डू यू सी दैट? और 17% इन्होंने अपने अखराजात बढ़ा लिए हैं। ये जो यहाँ पे आके कहते हैं कि अपने अपने अखराजात कम करें, तो हुकूमत अपने वजीर भी बढ़ाई जा रही है, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जा रही है, उनके पर्क्स प्रिविलेज खर्चे बढ़ रहे हैं। आम लोगों को कहते हैं कुर्बानी, तो अपने अखराजात 17% बढ़वा लिए हैं, अपनी तनख्वाहें 600% बढ़वा लेते हैं सर। क्लासेस साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। राइट साइजिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि जो वेकेंट पोजीशंस हैं उनको आप खत्म कर देंगे, आप मिनिस्ट्री को खत्म कर देंगे। उसका मकसद तो एंड में यही होना चाहिए कि आप कितने अरब रुपए की सेविंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 130 अरब रुपए हम देख रहे हैं कि मजीद जो है खर्चा बढ़ जाएगा वफाकी सिविल हुकूमत का। जब वफाक का बढ़ता है आपको पता है सूबाई हुकूमतों का भी बढ़ेगा। लेकिन जो ये बात है दूसरा आपने सैलरी के हवाले से की, देखिए इन्फ्लेशन इस साल 6 से 7% रहेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% का इजाफा किया, पेंशन में 7%। पिछले साल आपको याद होगा 1 से 17 ग्रेड के जो अफसरान थे उनकी तनख्वाह में 25% इजाफा किया था, और जो 17 से 22 ग्रेड के अफसरान थे उनकी तनख्वाह में 20% इजाफा किया था, क्योंकि उस साल इन्फ्लेशन जो थी एवरेज इन्फ्लेशन वही 25%। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लासेस साहब जो एम्प्लॉइज हैं, सरकारी एम्प्लॉइज, उनको थोड़ा बहुत तो चले एडजस्टमेंट मिल जाती है। आपने ठीक, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, आई एग्री में उस पे आते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे सर अलहदा उसमें शहजाद आता, सॉरी टू कट यू। तो फिर ये 6% अगर रेशो बढ़ रही है महंगाई की, फेयर इनफ, मान ली बात, आप ठीक कह रहे हैं। तो भाई साहब ये उन पे पार्लियामेंटेरियंस पे, MNS पे, MPs पे, फिर उसके बाद ये वजीरों पे, हुकूमतों पे, और हुकूमत का अपना 17% क्यों बढ़ा दिया इन्होंने? फिर ये भी 6% बढ़ाते, 10% बढ़ाते, अपनी तनख्वाहों के लिए तो 600% पे जाते हैं। आपको मुझे सुनाते हैं कि ना ये देखें क्योंकि ये इन्फ्लेशन 6% है तो हमने 10% बढ़ा दिए। तो ये वाला सारा हिसाब किताब जो है ये अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करता पूरा पार्लियामेंट जो है, ये MNAs, MPs, वजीर आजम, बाकी ये जो बिग गन्स हैं सारे सर, वह ओनली ये हुकूमती ये बेचारे मुलाजमीन। अगर सिविल हुकूमत का खर्चा 17% से बढ़ रहा है और सैलरीज में इजाफा 10% हो रहा है, तो ये सवाल तो बिल्कुल उठेगा कि जब इजाफा 10% आप सैलरीज में कर रहे हैं और अखराजात में तो दूसरी चीजें भी आती हैं, तो 17% का अखराजात क्यों हो रहे हैं? तो ऑब्वियसली इसका जवाब यही है जो आप बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स हो गए या जो आपके MNAs, MPs हैं, वफाक पे तो खैर MNAs ही हैं, उनकी तनख्वाह में जो इजाफा होगा उस वजह से ही आप एक देख रहे हैं कि एबनॉर्मल चेंज है। जो ओवरऑल अखराजात है और जो सैलरीड है उसमें कम है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आप है तो आपका स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो यही है कि आप सिर्फ जो सरकारी मुलाजिम है उनका ख्याल नहीं करेंगे, तो आपने जो है वो एक आम आदमी को भी देखना है। अब यहाँ तो मसला ये कि जो मिनिमम वेज सेट की जाती है सरकार की तरफ से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो वो नहीं सेट कर सकते ना कि आपका इंक्रीमेंट कितना होगा, उसको भी इम्पोज नहीं करा सकते हम। सरकारी मुलाजिम को तो फिर भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि मईशत ग्रो नहीं कर रही, वो नहीं कमा पा रहा, जो मिनिमम वेज है वो आप इम्पोज नहीं करा सक रहे। मेरे ख्याल से ये भी बड़ा अच्छा शहजाद ये बताइएगा, ये जो 4-5 बड़ी मद्दें हैं, आप भी डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, रबिया भी देख रही थी, यहाँ पे डिफेंस के लिए 2500 अरब हैं सर। अच्छा वो साफ ज़ाहिर ज़रूरत है इस वक्त आपको, एक इंडिया के साथ अभी वार लड़ी हमने। फिर सूद के लिए मार्कअप वगैरह जो कर्जों पे दे रहे हैं, मोर देन 3000 मेरा ख्याल है वो अरब हैं आपके। 8000 जी सर, 8000 सूद के 8000 अरब रुपए। आई एम सॉरी, फिर मैंने गलत सुना है। फिर ये थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। लास्ट ईयरों में तो ये 3200 अरब थे, तो डबल ट्रिपल हो गया। सो वी हैव बीन बोरोइंग मोर, इसका मतलब दैट्स शॉकिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ये करेक्शन सर। इसके बाद 1000 अरब जो है सर, ये है आपकी पेंशन है सर। तो वो फिर वही मैं दोबारा दोहराऊंगा कि अगर इसमें 10-12 हज़ार अरब इधर ही चला गया है तो पीछे वही गंजी वाला हिसाब है, न है नचोड़े वाला। तो कहाँ से फिर बाकी, तो अभी तो फेडरल हुकूमत भी नहीं है, PSDP भी नहीं है, तनख्वाहें भी नहीं है, बाकी आवाम भी नहीं है, अलाउंसेस भी नहीं है, एनुअल डेवलपमेंट फंड, फिर सूबों को NFC वगैरह देना है। 10-12 हज़ार अरब तो इधर चला गया सर।
अच्छा क्लासेस साहब, इसमें अगर मैं सिर्फ आपको ये नंबर बताऊं कि वफाकी हुकूमत जब सुबह को अपने शेयर दे देगी तो हुकूमत के पास बचेंगे 11,000 अरब रुपए। अच्छा, उसमें से 8,200 अरब रुपए तो सीधा सीधा इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाएंगे, यानी कि हुकूमत के पास बचेंगे मुश्किल 2,800 अरब रुपए, 3,000 से 2,800 अरब रुपए बचेंगे। उसमें उससे अपने बाकी अखराजात करने हैं और ऑब्वियसली वो पूरे हो नहीं सकते, इसलिए अगले साल की जो बोरिंग है वो मजीद 6,500 अरब रुपए की होगी। और उसी 3,000 में जो डिफेंस भी आएगा, 3,000 में डिफेंस भी आएगा, पेंशन मिला के तकरीबन हो जाएगा, वरना जो डिफेंस बजट रखा गया है वो 2,550 अरब है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं 2021 में जो पीटीआई का आखिरी बजट था उस वक्त डिफेंस बजट था 1,300 अरब रुपए और अब तकरीबन हो गया 2,600 अरब रुपए। तो ये डबल हो गया 4 बजट में जो शहबाज शरीफ साहब ने पेश किए हैं। लेकिन इसको एब्सोल्यूट नंबर में देखना मेरे ख्याल से गलत होगा कि ये 1,300 अरब रुपए से 2,600 अरब रुपए हो गए। अगर ये टोटल अखराजात की परसेंटेज में आप देखेंगे तो इमरान खान के टाइम पे ये 15-16% होता था और आज भी तकरीबन ये 15% के हिसाब से ही है। तो डॉलर टर्म्स में अगर आप देखेंगे, ये डॉलर का जो रेट बढ़ा था साहब 2019-20 के बाद, जो डॉलर का रेट 110 या 125 से ऊपर गया, मेरा ख्याल है 2018 में इतना था डॉलर का रेट को 110 या 120 के करीब। तो जब डॉलर इस वक्त 280-85 पे है, तो मेरा ख्याल है इसी रेट से उन्होंने पूरी की पूरी उन्होंने कैलकुलेशन की होगी तमाम ओवरऑल डिपार्टमेंट। डॉलर में तो क्लासेस साहब डॉलर टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो ये बजट 2021 के मुकाबले में और कम हो गया है। तो शायद $10.5 बिलियन बनता था, आज अगर आपने जितना रखा है वो तकरीबन 9 या $9.5 बिलियन के आसपास बनेगा। तो डॉलर टर्म्स में तो उल्टा नीचे गया है। एब्सोल्यूट नंबर्स में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4 साल में आपका जो डिफेंस बजट है वो डबल हो गया। लेकिन मैंने जैसे कहा जो तरीका देखने का वो परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें वो तकरीबन 15 से 16% के आसपास ही है। अच्छा, लास्टली पेंशन क्या जी लास्टली बताइएगा सर कि सोलर पे आए जरा, ये मतलब हम ये तवक्को किए बैठे थे कि लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है, लोगों की थोड़ी ज़िंदगी आसान हो रही है, लोगों की मतलब थोड़ा सुकून का उन्होंने सांस लिया है। इन्होंने 15 से 18% 18 मेरा ख्याल % के करीब इन्होंने टैक्स लगा दिया है। हाउ डू यू सी दैट कि हर वो चीज़ जो आवाम को सहूलत दे सकती है ये उस पर टैक्स लगा देते हैं? वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्लासेस साहब। एक तो आप ये बात जो कर रहे हैं कि अगर सस्ती बिजली मिल रही है लोगों को वो सोलर लगाकर, और आपको पता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो 1 या 2 प्लेट लगाकर भी अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं कि कुछ बिजली वहां से उनको मिल जाए। 18% टैक्स लगा दिया। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में सोलर प्लेटें बन रही? क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि जितने लोग सोलर लगा रहे हैं वो तो सारी इंपोर्टेड है। तो आप इंपोर्ट तो डिस्करेज करेंगे, लेकिन क्या आपके पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन है सोलर प्लेट की कि पाकिस्तान में वो बनती रहेंगी? तो मेरे लिए तो ये भी बड़ा अहम सवाल है। दूसरी बात ये कि आपने एक चीज देखा कि हम कोशिश करते हैं ना, कोशिश की होनी चाहिए कि एक आम आदमी जो है जो बाइक चलाता है वो गाड़ी में सफर करे, जो गाड़ी चलाता है वो बड़ी गाड़ी ले। लेकिन यहाँ पे जो 850 सीसी की गाड़ी है जो पाकिस्तान में बनने वाली सबसे छोटे इंजन की गाड़ी होती है उस पर भी जो सेल्स टैक्स है वो 12.5 से बढ़ाकर 18% कर दिया है। यानी कि एक आदमी जो तरक्की कर रहा हो अपनी जवानी में वो कहे कि मैंने 850 सीसी नई गाड़ी खरीदी है या इवन यूज कार खरीदी है तो उस पर भी सेल टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें जिसमें थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था। हुकूमत तो उसको ये प्रेजेंट करेगी कि देखिए हमने तबकादार तबके पे टैक्स कम कर दिया है, लेकिन जहां आपने टैक्स कम किया वहां पे आपने मजीद टैक्सेस भी लगाए, आपने लेवी की सूरत में लगाए, आपने छोटी गाड़ियों पे लगाए, आपने सोलर पैनल्स पे लगाए। तो कई जगह से आप मजीद उनसे टैक्स इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो जितनी आपकी बचत होगी उससे ज्यादा आप मेरे ख्याल से पेट्रोल की खरीदने में लेवी की सूरत में या दूसरे टैक्सेस की सूरत में दे दें। मतलब ये इसको कंक्लूड करें अगर हम के तो ये इन्होंने टैक्सेस इकट्ठे करके सोलर से इकट्ठे करके लोगों से इधर उधर से करके अपनी 600% तनख्वाहें बढ़ानी है, 17% अखराजात बढ़ाने हैं, अपनी लग्जरीज अपने ये खर्चे दौरे गाड़ियाँ हटो बच्चों प्रोटोकॉल उसमें कोई कमी नहीं आने देनी उन्हें। ये सारे का सारा आवाम से टैक्स लेके कि इधर आए जी हमारा जो लग्जरीज एक उसको फिलहाल तो जो नंबर्स हैं उससे तो यही लगता है कि हुकूमत की अखराजात कमी नहीं आ रही, उसमें इजाफा हो रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया जो सैलरी का इजाफा है उससे ज्यादा अखराजात में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, वेरी काइंड। जी थैंक यू शहजाद फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं हम बजट 2025-26 के हवाले से। क्लासरा साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया और वो था सोलर पैनल के हवाले से। सोलर पैनल की इंपोर्ट पे 18% टैक्स जो है वो आयद किया है इस हुकूमत ने। ये वही हुकूमत है जो बार बार सोलर पैनल की और सोलर इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसको इनकरेज करती रही और ये ऑन रिकॉर्ड है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने खुद जो है वो कहा कि
सोलर एनर्जी को जो है उन्होंने इनकरेज किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल की इंपोर्ट पे 18% जो है वो टैक्स लगाया गया, और रीजन जो दिया गया है वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड की जाए लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एज कंपेयर टू जो इंपोर्टेड सोलर पैनल होता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने उठाया है, और एक बड़ी यूनिवर्सल कोट है कि हुकूमतें हैं ना, हुकूमतें ये झूठ बोलते हैं, दुनिया भर की ये हुकूमतें झूठ बोलती हैं। अभी आपने खुद बता दिया कि जनाब कि कैसे ये पिछले साल तक हमें समझा रहे थे और फ़वाइद गिनवा रहे थे सोलर पैनल के और तमाम चीज़ों को। मैं खुद भी हैरान हो रहा था कि हुकूमतें इतनी जनरस कैसे हो सकती हैं, इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, उनकी पार्लियामेंट ने, उनके वज़ीरों ने कि जनाब हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, जिसका जो दिल चाहे वो वहाँ से मंगवा ले और सस्ती बिजली ले, गर्मियाँ सर्दियाँ वो बिल्कुल मज़े करे। हुकूमत का ये काम है ना, इसमें उसने नहीं आना। ये बात हज़म हो नहीं रही थी। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जनाब के इस वक्त मेरा ख्याल में गलत नहीं कह रहा, 10-12 हज़ार मेगावाट के ये करीब सोलर पैनल जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जो ओवरऑल आपको चाहिए होती है इस वक्त बिजली, वो 25,000 मैक्सिमम, इस वक्त गर्मियों में पीक पे आपको 25 से 26,000 आपको बिजली चाहिए, तो सर्दियों में आपको चाहिए होती है 10-12 हज़ार मेगावाट के करीब। इसका मतलब ये है कि सोलर पैनल की वजह से आपके सिस्टम में से 10-12 हज़ार मेगावाट निकल गया है कि लोग यूज़ ही नहीं कर रहे। सो आप इस वक्त 15-16 हज़ार मेगावाट बिजली जो है वो आप खरीद के आगे दे रहे हैं। मुआहदे आपने कितने किए हुए हैं बिजली घरों के साथ, और वो बिजली घर किसके हैं? वो इन्हीं के अपने हैं, वो शरीफों के अपने हैं, इनके अपने ख़ानदान के हैं, इनके बच्चों के। इन्होंने 42,000 मेगावाट के मुआहदे कर लिए थे। भाई मुल्क को ज़रूरत है बिजली की, आपको 25-26 हज़ार, चलो 30,000 के कर लें। भाई मान लिया कि आबादी बढ़ती रहती है, ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं, फिर अब समझ में आता है अब 25 के बजाय 30 कर लें। और भाई 42,000 के मुआहदे कौन करता है? और वो भी डॉलरों में करते हैं कि डॉलरों में देंगे। और जैसे वहाँ पर अमेरिकन बैंक जो है उन्होंने आपको मशीन दी हुई थी डॉलरों की कि पाकिस्तान रख ले, आउटसोर्स की हुई थी कि आप डॉलर यहाँ बनाया करें, हम आपसे ले लिया करेंगे, आप महफूज रखें, और आपने उन डॉलरों में से निकाल के लोगों को देने शुरू कर दिए। वो भी पल्ले नहीं धेला कर दी, फिर मेरा मेला। आप ज्यादती देखें जो यहाँ पीपल्स पार्टी ने की 1994 में, इन्होंने पावर पॉलिसी रखी, और फिर नवाज शरीफ साहब ने कंपनी, पहले उनको कहते थे जरदारी साहब को और बेनजीर भुट्टो साहब पर इल्जाम लगाते थे कि इन्होंने कमीशन खाए हैं उसमें से। ये बकायदा रिकॉर्ड पे तकरीरें हैं इनकी, 10-12 साल ये कंपेन करते रहे उनके खिलाफ कि इन्होंने डॉलरों में रेट दिया, इन्होंने कैपेसिटी चार्जेस दे दिए, इन्होंने देखे मुल्क को बेच के डाल दिया। और खुद जब नवाज शरीफ साहब पावर में आए, इन्होंने वही मुआहदे बल्कि बढ़ा चढ़ा के किए, और बाज को रिन्यू भी किया जो इन्होंने आके पीपल्स पार्टी करके गई थी। सो ये दोनों एक चीज़ों में फिर पता चला शहबाज शरीफ साहब के बच्चों ने खुद लगा लिए हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड पे हैं। तो जब आपने इस तरह के मुआहदे कर लिए हैं कि हम आप ये IPPs लगाएं और ख़ुद लगाएं, जिसमें उसमें जरदारी साहब ने कंपनी के भी यारों दोस्तों के हैं, हर पार्टी के यारों दोस्तों के, इमरान खान साहब के दोस्तों को भी थे, नदीम बाबर साहब के थे जो इनके इस एनर्जी पे एडवाइज़र थे, आपको याद होगा, और भी 2-4 लोग निकल आए थे। और उनकी जो लिस्ट आई थी मेरा ख्याल IPPs का, जब उन्होंने ऑडिट करके रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, उसमें खुसरो मुख्तियार साहब भी थे, नदीम बाबर साहब भी थे, 2-4 खान साहब के बड़े करीबी उस वक्त के मिनिस्टर उनके भी थे, इधर पीपल्स पार्टी भी थी, इधर इसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे। सो जब पूरी की पूरी आपकी यहाँ पे गैंगअप हुए हैं, जब पूरे का पूरा सिस्टम इन्होंने उसको मैनूवर किया है, मैनेज किया है, कंप्रोमाइज़ किया हुआ है कि हमने आवाम की खाल उतार के इनसे हमने कैपेसिटी चार्जेस लेने, भाई मैं जो चीज़ मैं खर्च करूँ उसके पैसे तो लें। आपने बैठ के जो चीज़ हम खर्च नहीं कर रहे, जो हमसे मतलब कंज्यूम नहीं हो रही, आपने 17-18 हज़ार मेगावाट की जो बिजली है उसके पैसे दे रही है पूरी कौम, और वो डॉलरों में दे रही है। डॉलर का रेट बढ़ा है जो ही 2018-19 के बाद। आपको बिजली का रेट कब बढ़ना शुरू हुए? जब डॉलर का रेट्स गया है। आपने डॉलर को लिंक ना किया होता इसके साथ, IPPs के साथ, बिजली के साथ, तो बिजली का इफेक्ट नहीं आना था आपको महंगाई ने टच नहीं करना था। सो आपको इस वक्त ये पड़ गया है कि लोग अगर सारे सोलर पे चले गए तो ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस की कैपेसिटी चार्जेस हो रही हैं, जो हम बैठे हुए मतलब अगेन उस बिजली के पैसे दे रहे हैं 17-18 हज़ार मेगावाट के, जो यूज नहीं हो रही, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? सो उसका हल यही निकाला गया कि सोलर को डिस्करेज करो, आप सोलर से टैक्स भी लो, लोगों से भी लो, और ये जो जेबें भर रहे हैं हमारे अपने बच्चे, खानदान, फैमिली, फ्रेंड्स का जो पैकेज है, इसमें कहीं पे कमी नहीं होनी चाहिए। ये वो जुल्म है, ज्यादती है जो हुकूमत कर रही है। आपके लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से। दुनिया में नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से बिजली जो है 60 रुपए के आपको यूनिट की बजाय 7 रुपए आपने कम करके बड़ा आसान कर दिया। ये सारे का सारा जो इन्होंने सोलर पे डाका मारा है, ये इन्होंने IPPs की अपने जो बिजली घर हैं जो 50 से ज़्यादा इन्हीं के ही बताए जाते हैं, इसी रूलिंग एलीट के, ये उनको फंड करना है, वहाँ से पैसा हमारी जेबों से निकालना है सोलर से और फंड करना है। और मुझे तो उन बेचारों पे तरस आ रहा है जो सोलर लगवा के बैठे, उम्मीदें रखे बैठे हैं।
और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, पता नहीं मकामी सतह पर कितनी जो है वो सोलर पैनल्स बनते हैं और इसकी क्या प्रोडक्शन है। झूठ सारा कहाँ बन रहे हैं, मतलब कहाँ बन रहे हैं, जो है वो कहाँ बन रहे हैं। फैक्ट्रीज हमें दिखा देना जो हम शायद हो सकता है मिस हो गए, जो हम बन रहे हूँ। मतलब हाल देखें इनका, इतने बड़े झूठ बोलेंगे क्योंकि लोगों से पैसा निकालना है, निकाल के अपने बच्चों को देना है कि बेटा कि तुमने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं, यहाँ पे IPPs लगाए हुए हैं और बिलियंस ऑफ रुपीस इनको डोल आउट हो रहे हैं। 17-18 हज़ार मेगावाट की एक्स्ट्रा जो है वो पड़ी है, आप उनको पैसा दे रहे हैं 17-18 हज़ार मेगावाट का, जिसका बिजली को पैदे नहीं कर रहे। अब तो ज्यादा होगी क्योंकि मैं बता रहा हूँ 8-10 हज़ार तो मजीद सिस्टम में आ गए सोलर की वजह से, अब तो ज्यादा होगी आपकी। ये मुआहदे किए इन्होंने, ये हमदर्द है। इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं और जी बिल्कुल इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद एक और इम्पोर्टेंट खबर है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है 2025-26 के बजट के हवाले से जो कि आज पेश किया गया और 17,600 अरब से ज़्यादा का जो है वो वफाकी बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने पेश किया। क्लासर साहब, एक और इम्पोर्टेंट टैक्स जो लगाया गया है, ऐसा लगता है बस टैक्स ही टैक्स जो है वो हर जगह नज़र आ रहा है। जो बैंक में डिपॉजिट रखाया जाता है उस पर जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसको 15% टैक्स से उस पर बढ़ाकर उसको 20% कर दिया गया है, 5% उसमें भी इजाफा किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है कि मोस्टली पेंशनर्स हैं, मोस्टली बेवे हैं, ये हो विडोज़ हो गए, या कुछ लोग अपनी सेविंग जो है वो बैंक्स में रख देते हैं कि चले हमारे काम आएगी। और ये वो लोग होते हैं जो बिज़नेस नहीं कर सकते, जो इतने शरूर नहीं होते, चालाक नहीं होते, इतने एक्टिव नहीं होते कि जाएँ दुकान खोलें, हट्टी खोलें, काम करें। सो जो उनके पास कोई पैसे आते हैं, सेविंग होती है, वटेवर जो उनकी आप कह लें कि रिटायरमेंट पर पैसे मिल जाते हैं, पेंशन, ग्रेजुएटी वगैरह, तो मोस्टली वो लोग रख लेते हैं। अच्छा, पहले 22% था तो उसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा पैसे रखना शुरू कर दिए थे कि चलें कि आपके पास, और अगर जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काबू करने के लिए मेरा ख्याल हुकूमत का स्टेप जो था कि आप इसको मार्कअप बढ़ा दें ताकि लोग सेविंग करेंगे, परचेजिंग पावर जो थोड़ी सी कंट्रोल होगी और ये इन्फ्लेशन नहीं होगी, समझ में आता था। अब उसको आप नीचे लेकर, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर बिजनेस, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह ही होना चाहिए था, कम करना चाहिए था मार्कअप की रेशियो जो है, इससे बिजनेस बढ़ता है, बोरोइंग बढ़ती है। लेकिन जिन लोगों ने पैसे रखे हुए हैं, जिन लोगों की मतलब पेंशन के पड़े हैं, ग्रेजुएटी के पड़े हैं, कोई उन्होंने कोई बच्चों के लिए रखे हुए हैं, वट एवर फॉर सेविंग्स में रखे हुए हैं, आपने उठ के उन पर भी जेबों पे डाका मार दिया। 15% कम थे, मतलब इनसे पूछने वाली बात है कि 15% कम थे। अच्छा चलें भी रोशे बना लेते ना कि जनाब के जिसके 2 लाख होंगे तो 15% ही रहेंगे, जिनके 10-20 होंगे उनको रखेंगे 10 लाख के बाद जी चले हम थोड़े से बढ़ा लेते हैं। सो हुकूमत ने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ एक टक्का रुपया उनको नजर आया ना कि लोगों को जेब से निकालना है, निकाल के, और ये खर्च कहाँ पे करना है, खर्च इन्होंने करना है अपने लल्ले तल्लू पे। इसलिए नहीं कह रहे कि लल्ले तल्ले वाले, इन्होंने साबित किया है अपनी तनख्वाहें 600% बढ़वानी है, अपना या इन्होंने अखराजात इन्होंने आके 17% ज़्यादा करने हैं, इन्होंने फिर अपनी गाड़ियाँ लेनी है, प्रोटोकॉल लेनी है, फिर दुनिया भर के दौरे करने हैं, फिर असम्बली भी, सेनेट के आप बजट देखें कहाँ के कहाँ चलेंगे। सो वहाँ के गरीब की सेविंग से पे आप 5% ज़्यादा इकट्ठा करके जो पैसा बनेगा उसके बदले में इन्होंने तनख्वाहें बढ़ानी। और ये गरीब लोग हैं, इनको किसी दिन आप पार्लियामेंट मेरे साथ चलें आप, ये जिन जिन गाड़ियों से उतरते हैं आप देख के आंखें आपकी खोल जाएं कि इतना पैसा इन लोगों के पास, MNAs, MPs या सेनेटर्स के पास। लेकिन वो कहते हैं जनाब कि यहाँ पे हमारे अखराजात जो है ना 1-1 टक्का वो आप लोगों ने देना है। जो गरीबों की सेविंग पड़ी हो ना बैंकों में या कहीं पे रखी हुई है, इनके उन पे भी आंख है, उसमें भी इन्होंने 5% निकाल लिया है। दाद तो दें जरा इनको थोड़ी सी। सही जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जब नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बड़ा अहम दिन था, बजट पेश किया गया, 17,600 अरब से ज्यादा का जो है वो बजट पेश किया आज फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने। इसमें और भी कई चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही।